हेलो फ्रेंड्स, सॉरी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए इस लेक्चर में हम लोग अब यहाँ से लैंप सीरीज शुरू करते हैं, जो कि आपको 9-10 लेक्चर आपको लग जाएगा लैंप सीरीज को ख़त्म करने में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इनकैंडेसेंट लैंप, जो पीला पीला वाला लैंप आप लोग के घरों में पहले रहा करता था, उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन है, कैसे इसका वर्किंग है, इसके फिलामेंट के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो चलिए आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इनकैंडेसेंट बल्ब का फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इनकैंडेसेंट बल्ब जो कि हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट, पहले के ज़माने में इम्पोर्टेंट बल्ब के रूप में जाना जाता था, आज से 10 साल पहले के ज़माने में। तो चलिए आइए देखते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनकैंडेसेंट बल्ब में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो फिलामेंट का होता है। तो फिलामेंट कैसे रखें, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे फिलामेंट की, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस चीज़ से फिलामेंट बनना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, उसका वेपर प्रेशर कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इनकैंडेसेंट बल्ब में भी सबसे पहले हम लोग फिलामेंट के बारे में, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इनकैंडेसेंट बल्ब में कौन सा फिलामेंट रहता है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये फिलामेंट है और ये क्या लिखा हुआ है, टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट का यूज करते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि फिलामेंट, जब हम लोगों ने फिलामेंट के रूप में सबसे पहले हम लोग टंगस्टन का ही यूज नहीं किए होंगे। इससे पहले कई सारी मटेरियल का रूप यूज हम लोग एज ए फिलामेंट किए, लेकिन उसमें कई सारी ड्रॉबैक है, जिसके कारण हम लोग अब टंगस्टन का यूज करने लगे। और ऐसा ये बात भी नहीं है कि टंगस्टन में कोई ड्रॉबैक नहीं है, टंगस्टन में भी कुछ ड्रॉबैक हैं, लेकिन अभी इसकी जगह कोई और इससे बढ़िया, इसके पास जो एडवांटेज है उतना एडवांटेज किसी और में नहीं है। इसी के कारण हम लोग अभी टंगस्टन का एज ए फिलामेंट के रूप में यूज कर पा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं फिलामेंट के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि कोई भी एलिमेंट को हम लोग एज ए फिलामेंट यूज कर सकें। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप मस्ट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए इनकैंडेसेंट लैंप में अगर हम लोग फिलामेंट के रूप में किसी भी एलिमेंट का यूज कर रहे हैं तो उसके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होना चाहिए। तो देखिए आइए बताते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बहुत ही हाई होनी चाहिए। किसका, अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को यूज करना चाहते हैं एज ए फिलामेंट, तो सबसे पहली बात उसमें क्या होनी चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्यों होना चाहिए इनकैंडेसेंट बल्ब में, अगर हम लोग किसी एलिमेंट का यूज करते हैं एज ए फिलामेंट, मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होना चाहिए क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, या अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग इस लेक्चर में जान जाएंगे कि जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है इनकैंडेसेंट बल्ब का, वो 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, जिसके कारण और जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि फिलामेंट का उपयोग हमारे इनकैंडेसेंट बल्ब में एकदम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके कारण हम लोग क्या करना पड़ता है, एक ऐसा एलिमेंट का यूज करना पड़ता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होना चाहिए। तो कई सारे ऐसे एलिमेंट हैं, तो देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट के बारे में, कौन कौन से साइंटिस्ट ने एलिमेंट का यूज किया एज ए फिलामेंट के रूप में। तो सबसे पहले उस फिलामेंट को बनाने के लिए उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं हुआ तो हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर ये वर्क नहीं कर पाएगा, मेल्ट कर जाएगा। इसी कारण जो फिलामेंट के रूप में जिसे भी एलिमेंट का यूज करेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, लो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लो वेपर प्रेशर। लो वेपर प्रेशर कहने का मतलब क्या है, लो वेपर प्रेशर लिख देते हैं इसको भी, लो वेपर प्रेशर
तो लो वेपर प्रेशर कहने का मतलब क्या है? लो वेपर प्रेशर कहने का मतलब ये है कि इसका बहुत ही हाई टेम्परेचर पर भी ये वेपोराइज नहीं होना चाहिए, इवापोरेट नहीं करना चाहिए। जिस भी एलिमेंट का यूज करते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस पर भी वो इवापोरेट नहीं होना चाहिए। इतना मतलब कि इतना हाई टेम्परेचर पर भी वो मेल्ट करने का मतलब कि इवापोरेट नहीं होना चाहिए, वेपर के रूप में उसको नहीं आना चाहिए। जिस भी एलिमेंट का हम लोग यूज करेंगे एज अ फिलामेंट के रूप में। सेकंड प्रॉपर्टी है कि लो वेपर प्रेशर, इसका जो प्रेशर होना चाहिए वेपर बनने का वो बहुत ही कम होना चाहिए एट ए हाई टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट हाई रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी हाई होना चाहिए। मतलब कि 1 मीटर का अगर फिलामेंट के रूप में किसी भी एलिमेंट का यूज कर रहे हैं तो उसका रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनकैंडेसेंट बल्ब हीटिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जिसके कारण इसका जो रेसिस्टेंस होना चाहिए बहुत ही हाई होना चाहिए, जिस तब जाकर हम लोग को बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा या प्रोड्यूस होगा। और जो ज्यादा जब हीट प्रोड्यूस होगा तो वो बॉडी रेड हॉट बॉडी से व्हाइट हॉट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा और आसानी से हम लोग को विजिबल रेंज ऑफ लाइट मिल पाएगा। इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हाई रेसिस्टिविटी करने का मतलब कि पहले से ही वो उस मटेरियल में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। और डी में जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब कि लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहने का मतलब क्या? लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाए वैसे वैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही हाई रेट से नहीं बढ़ना चाहिए, वो कैसे बहुत ही हाई रेट से बढ़ना चाहिए, हाई रेट से क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं वैसे वैसे रेसिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। अगर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा तो बहुत ही कम करंट को अपने अंदर से फ्लो, जैसे कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, आपको दिखाते हैं बढ़िया से। ये कोई मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसका अगर रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसमें करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। और सेम अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस कराने के लिए, सेम अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें बहुत ज्यादा अधिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इसी कारण जो हम बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से जैसे कि मान लीजिए अगर बल्ब पहले 220 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा था तो अब ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम लोग फिलामेंट के रूप में कोई एक ऐसा मटेरियल का यूज कर लें जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर बहुत ही हाई हो तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग वोल्टेज जो वो लेगा 220 वोल्ट लेगा, लेकिन ऑपरेट होने के बाद वो ज्यादा वोल्टेज लेने लगेगा जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, जिसके चलते हम लोग ऐसा मटेरियल का यूज नहीं करेंगे इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम हो। तो आइए अब देखते हैं ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब देखिए एक और रिक्वायरमेंट है डक्टिलिटी एंड सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड वाइब्रेशन ड्यूरिंग यूजेज। हाँ, तो जिस भी टंगस्टन माफ कीजिएगा फिलामेंट के रूप में जिस भी मटेरियल का यूज करें वो उसको हम लोग डक्टाइल होने का मतलब कि उसको वायर के रूप में अच्छी तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर दें, उसको वायर के रूप में निचोड़ कर रख दे। जैसे कि वायर के रूप में कॉपर है तो कॉपर को हम लोग क्या करते हैं वायर के रूप में डक्टाइल नेचर का होना चाहिए, मतलब कोई वायर में वो वायर का शेप एंड साइज वो गेन कर सके, ऐसा मटेरियल का हम लोग को एज ए फिलामेंट के रूप में यूज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों हाई होना चाहिए? तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसका जो टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर है कितना है 2000 डिग्री सेल्सियस। 2000 डिग्री सेल्सियस से कहाँ से आया? तो ये जब I2RT लॉस हुआ, I2RT जब उसमें लॉस होगा तब जाकर आएगा। और I2RT लॉस करने का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तभी करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो अपना एनर्जी इससे देगा, और देने के बाद ये मतलब कि ये एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है तो वाइब्रेशन हो रहा है। और चूंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम पर ये ऑपरेट होगा तो बहुत ज्यादा कोलाइड होगा, इसके चलते इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए बहुत ही हाई होना चाहिए। ऐसा हम लोग को रिक्वायरमेंट है किसके लिए? इनकैंडेसेंट बल्ब के फिलामेंट के लिए ऐसा हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है।
तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सा मटेरियल का हम लोगों ने पहले यूज किया था जो कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने एज अ फिलामेंट के रूप में किसका यूज किया था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन। कार्बन का हम लोगों ने 4 मटेरियल का एज ए फिलामेंट के रूप में शुरू में यूज किया। सबसे पहले हम लोगों ने किसका यूज किया, सबसे पहले हम लोगों ने कार्बन का यूज किया। सबसे पहले हम लोगों ने कार्बन का यूज किया, इसके बाद ओस्मियम का यूज किया, इसके बाद टेंटेलम का यूज किया, और लास्टली जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो किसका यूज कर रहे हैं, टंगस्टन का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कार्बन में क्या खामियां रही कि उसका हम लोगों ने अभी तक उपयोग नहीं किया। तो कार्बन के सबसे पहले जो एडवांटेज की बात करते हैं, कार्बन कौन कौन से रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाया। तो कार्बन में सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट था कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कार्बन, देखिए लिखा भी हुआ है, कार्बन हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3500 डिग्री सेल्सियस। तो ये पहले रिक्वायरमेंट को कार्बन ने फुलफिल कर दिया, लेकिन इसने दूसरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या था, लो वेपर प्रेशर। दूसरा रिक्वायरमेंट था लो वेपर प्रेशर, उस रिक्वायरमेंट को उसने फुलफिल नहीं किया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इट्स मेन ड्रॉबैक इज दैट इट स्टार्ट्स वेपोराइजिंग एट वेरी फास्ट रेट। बहुत जल्दी वो क्या होने लगा, वेपोराइज होने लगा। जब हमारा कार्बन के रूप में, कार्बन का अगर एज ए फिलामेंट के रूप में यूज करेंगे और कार्बन बहुत ही हाई टेम्परेचर बहुत जल्दी अगर इवापोरेट होने लगेगा, वेपोराइज होने लगेगा, तो जब कार्बन बहुत जल्दी वेपोराइज होगा तो उसका हम लोग अच्छी तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। बार बार हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, फिलामेंट को बार बार चेंज करना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत ही कॉस्टली होगा, जिसके कारण हम लोग इसका उपयोग किसके रूप में नहीं कर पाए, फिलामेंट के रूप में नहीं कर पाए। और इसका जो लैंप इफिशियंसी भी था वो बहुत ही कम था, 3.5 ल्यूमेन पर वाट था। इसके कारण भी हम लोग इसका उपयोग नहीं किए एज अ फिलामेंट के रूप में। अब सेकंड मटेरियल का जो हम लोग यूज किए थे कौन था, ओस्मियम था। ओस्मियम के पास क्या डिसएडवांटेज रहा, ओस्मियम के पास एडवांटेज ये रहा कि सबसे पहला तो ओस्मियम के पास जो एडवांटेज रहा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 2600 डिग्री सेल्सियस, 2600 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन इसका जो एवरेज इफिशियंसी होता है ओस्मियम का वो भी कितना होता है, 5 लूमेन पर वाट, 5 लूमेन पर वाट, जो कि बहुत ही ज्यादा नहीं होता है, जिसके कारण ओस्मियम का हम लोगों ने यूज नहीं किया। इसके बाद हम लोगों ने टेंटलम का यूज किया। तो टेंटलम का मेल्टिंग पॉइंट बढ़िया होता है, 250 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसका भी जो लैंप इफिशियंसी होता है बहुत ही कम होता है और कई सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी नहीं करता है, जिसके कारण हम लोगों ने टेंटलम का एज अ फिलामेंट यूज नहीं किया। तो सबसे लास्टली जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, टंगस्टन का एज ए फिलामेंट के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास कई सारी एडवांटेजेस हैं। इसका जो लो वेपर प्रेशर होता है, यानी कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर भी बहुत ही कम रेट के साथ वो इवापोरेट होता है, वेपोराइज होता है, वेपोरेट तो नहीं लेकिन वेपोराइज होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर बहुत ही स्लो रेट के साथ वो इवापोरेट नहीं वेपोराइज होता है। सेकंड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज्यादा होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस, 3432 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। और थर्ड इसका एडवांटेज होता है कि इसका जो लैंप इफिशियंसी होता है वो भी बहुत ही अधिक होता है, 10 से 20 ल्यूमेन पर वाट, जो कि अगर 1 वाट देंगे तो 10 से